लगता जैसे हिमालय पिता है, नदियां हैं इसकी बेटियां प्यारी, लहराती हुई चलती हैं तो बिखेर देती हैं अपनी अपनी आभा न्यारी, अपनी अपनी आभा न्यारी। नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम वसंत भाग 2 जो कक्षा 7वीं की पुस्तक है NCERT हिंदी, उसका पाठ नंबर 3 पढ़ेंगे, उसकी व्याख्या सीखेंगे, जिसमें हिमालय पर्वत के बारे में बखूबी बताया गया है कि इससे किस तरह से नदियां निकलती हैं और वो सिंचाई करती हैं। हिमालय की 3 बेटियां। हिमालय पर्वत का विस्तार दूर तक है, इससे असंख्य नदियां निकलती हैं। सर्दियों में इसके ऊपर बर्फ़ गिरती है और गर्मियों में जब सूर्य की धूप, तेज़ धूप निकलती है तो इनका जल है वो पिघल करके बहने लगता है और धीरे धीरे नदियों का रूप धारण कर लेता है और वही पानी हम सब तक पहुंच करके लोगों की प्यास बुझाता है और कृषि कार्य में हेतु भी उसका उपयोग किया जाता है। तो आइए पढ़ते हैं हिमालय की बेटियों के बारे में। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। संभ्रांत, मौन, चुपचाप बैठी रहने वाली महिला। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता था। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदान में उतर करके विशाल कैसे हो जाती है। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भाव भंगिमा, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है। मैदान में जाकर के किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान रख जाता है, तब भी मेरा कुतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला को देख करके होता है। कहाँ ये भागी जा रही हैं, यह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है। अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। यानी हिमालय पर्वत हर व्यक्ति की तृप्ति करने के लिए जल प्लावन करता है। तो यदि नदियों को वहाँ तृप्ति नहीं मिलेगी जो पिता के समान है, तो फिर नदियाँ कहाँ जाकर के तृप्त होंगी। तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर आदित्याकाएँ, सरसब्ज उपत्यकाएँ, यानी कि ऐसा है देवदार, ऐसा है इनका लीला निकेतन। लीला निकेतन, निकेतन होता है भवन। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेद कैल के जंगलों में पहुंची। शायद इन्हें
बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता। यानी नदियाँ पर्वतों से निकलने के पश्चात जगह जगह से होती हुई घूमती हुई जाती हैं, तो इन्हें रास्ते में कहीं विभिन्न प्रकार की जातियों के वृक्ष जो हैं मिलते हैं। कहीं चीड़ है, कहीं देवदार है, कहीं चिनार है, कहीं सफ़ेदा है, कहीं कैल है। तो जंगलों से होकर के ये गुजरती रहती हैं और अपना अतीत इनको याद करने का वहाँ जाकर के शायद मौका मिलता है। कौन जाने बूढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर के पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कुंभा, कपिसा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा हो करके इन दोनों महानदों के रूप में समुद्र में की ओर प्रवाहित होती जा रही है। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दोनों बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला है। यानी हिमालय से निकलने के पश्चात नदियां हैं वो धीरे धीरे टेढ़े मेढ़े वीरान रास्तों से होती हुई जाकर के सागर में मिलती हैं। यानी सागर इनका हाथ थाम लेता है। जिन्होंने मैदानों में से ही इन नदियों को देखा होगा उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती थी। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर के खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ही न हो। यानी नदियाँ पहाड़ों में भले ही आकर्षक ना लगे, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप की हिमालय को, ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में मुझे झिझक नहीं होती। कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वेत्रवती यानी बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देने जाना। तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर के अवश्य ही प्रसन्न हो जाएगी। यह बात इन चंचल नदियों को देख करके मुझे अचानक याद हो आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों को देखेगा वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा है। तो नदियों को लोकमाता किसने कहा भाई? काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा है। किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिससे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान भी कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी कि थॉलिंग यानी तिब्बत की बात है, मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी, सतलज के किनारे जाकर बैठ गया था। दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में, थोड़ी सी देर में उस प्रगतिशील जल में असर डाला, तन और मन ताज़ा हो गया तो लगा मैं गुनगुनाने। कवि ने क्या, लेखक ने क्या गुनगुनाया भाई? जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी ये बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, पर करती नटी के चित्रित पट पर,
अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलुज बहन तुम्हारी। तो ये आपका जो है हमने हिमालय की बेटियां पाठ पढ़ा। अगले वीडियो में विद्यार्थियों मैं इसके प्रश्नोत्तर आपको करवाऊंगा, तो बने रहिए आप निरंतर मेरे साथ। अगले वीडियो तक। वीडियो अच्छा लगा तो कर दीजिएगा सब्सक्राइब, कर दीजिएगा लाइक, कमेंट बॉक्स में लिख करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।